गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब बजट सेशन शुरू होता है तो उस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट एड्रेस हमें देखने को मिलता है। उस पे मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर डिबेट होती है, राइट। एंड ये एक प्रथा चलती आ रही है कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं ना, वो लोकसभा के अंदर यहाँ पर उसके ऊपर अपनी बात सामने रखते हैं। हालांकि पास्ट में भी ये प्रथा टूटी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2004 की बात है, तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम वो भाषण नहीं दे पाए थे लोकसभा के अंदर। अब 2026 में फिर से जाकर ये आपको प्रथा टूटती हुई देखने को मिलेगी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं हो पाया। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? देखो, एक्चुअली दो अलग अलग वर्जन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, एक सरकार का वर्जन और एक है आपका ऑपोजिशन का वर्जन। सबसे पहले हम बात करें सरकार की, तो एक्चुअली सरकार का वर्जन स्पीकर साहब ने यहाँ पे सामने रखा है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि दरअसल में उनके पास एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि अगर प्रधानमंत्री जी लोकसभा में आएंगे तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे, उनकी चेयर को घेराव कर लेंगे। तो उनको ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी सेफ नहीं है लोकसभा के अंदर। हाँ, सही सुना आपने कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर शायद सेफ नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में आने को उनको मना कर दिया। ये है सरकार का वर्जन। अब पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि देखो, अगर प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर लोकसभा में सेफ नहीं फील कर रहे, तो दिल्ली के अंदर एक महिला सड़कों पे कैसे सेफ फील कर सकती है? अब आते हैं ऑपोजिशन का वर्जन। ऑपोजिशन का कह रहा है इसके ऊपर कि ऑपोजिशन ने क्या बोला कि क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपना भाषण देने। ऑपोजिशन का कहना यह था कि दरअसल में ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई दिनों से थोड़ा प्रेशर बन रहा है। उसका रीजन ये है कि एक बुक लिखी गई है बाय जनरल नरवणे, ठीक है, जो फॉर्मर जनरल है हमारे आर्मी के जनरल, जनरल नरवणे जी। उनकी बुक के अंदर ना उन्होंने कुछ बातें कही हैं। दरअसल में जब हमारा इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 के समय, तो उस टाइम आर्मी जनरल चीफ जो थे वो जनरल नरवणे ही थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई, उसमें ये बात मेंशन करी हुई है कि जब उन्होंने सरकार से ऑर्डर मांगने की कोशिश करी कि आप बताइए क्या करें, चाइना हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम कोई क्लियर ऑर्डर हमें सरकार ने उनको नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उनको अपने हाल पे छोड़ दिया था, ऐसा यहाँ पर इनकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। देखो, आप बोलेंगे कि सर बुक तो पब्लिश नहीं हुई। हाँ, बुक पब्लिश नहीं हुई, पर पॉइंट पता क्या है, बुक दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी उसको रिव्यू कर रहा है। पर जो उसके पीडीएफ जो सामने आए हैं, जो उनकी बुक वैसे पब्लिश नहीं हुई बट पीडीएफ उसका सबके पास है अवेलेबल पब्लिकली, तो उसमें ये बात मेंशन्ड है कि सरकार से जब उन्होंने ऑर्डर मांगे तो सरकार ने उनको कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिए। एंड दैट इज वाई यहाँ पर काफी देरी हो गई कई बार एक्शन लेने के अंदर, क्योंकि जो वॉर का बात होती है ना, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, पर सरकार की तरफ से उस समय कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया। तो एक तरह से इन्होंने सरकार के ऊपर इनडायरेक्ट आरोप यहाँ पे लगाया है। अब यही बात ऑपोजिशन यहाँ पे सामने रखने की कोशिश कर रहा है, एंड प्रधानमंत्री मोदी जी उस बात का जवाब नहीं दे रहे। ये बात ऑपोजिशन बोल रहा है कि इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए, पर प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में गए, उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने बात करी कि किस तरह से जो कांग्रेस के अलग अलग प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। अब आज के समय के ऊपर देश काफी तरक्की के पथ पे ऊपर है, और भारत और यूएसए की जो डील होगी, ये हमारे दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर जो पूरा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कल हमारे पार्लियामेंट के अंदर, इसके बारे में आप जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों, डेट है आज की 6 फरवरी 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एमपी लैड्स के बारे में। दोस्तों, दरअसल में ना ये स्कीम बहुत ज़्यादा डिबेट में आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारे एमपीज ऐसे हैं जो इस स्कीम का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं हमारे एमपीज के। तो थोड़ा सा हम इस एमपी लेड स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये अपने आप में क्या है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पूरा का पूरा पैसा जो होगा यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे देगी, और इसके माध्यम से जितने भी हमारे एमपीज होते हैं ना, वो काम रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एमपी को लगता है कि यार उसके एरिया में ना एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, तो वो एमपी रिकमेंड कर सकता है काम कि यार मेरे पास जो पैसा मेरे फंड में दिया गया ना सरकार की तरफ से, उस पैसे से ये वाला कम्युनिटी एसेट आप यहाँ पे क्रिएट करवा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम ये रिकमेंड कर सकते हैं।
ये स्कीम बहुत पुरानी है, दिसंबर 1993 में लॉन्च करी गई थी और इसकी जो आज के समय मिनिस्ट्री है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्ट भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। पहले अमाउंट अलग था, फिर समय-समय के ऊपर ये बढ़ता गया। आज के समय के ऊपर हर एमपी को प्रति वर्ष 5 करोड़ दिया जाता है। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि उनके अकाउंट में 5 करोड़ आ जाएँगे, नहीं। वो क्या कर सकते हैं एमपी, 5 करोड़ का काम जो है, प्रति वर्ष जो उनके पास आ रहा है, उसको रिकमेंड करवा देंगे। हमारे जैसे डीएम के पास पैसा आ जाएगा, तो एमपी को लगेगा यार ये अच्छा काम कराना है, तो वो डीएम को बोल देंगे एंड डीएम अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस काम को फिर आगे करवा देगा। तो साल में 5 करोड़ मिलता है, ढाई-ढाई करोड़ की 2 इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में इनको यहाँ पे पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास। अब ये फंड्स ना नॉन लैप्सेबल होते हैं। नॉन लैप्सेबल मतलब अगर मान लो आपने पैसा इस्तेमाल नहीं किया इस साल, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं, उसको आप अगले साल इस्तेमाल करना। ऐसे पैसा इकट्ठा होता रहता है अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। 2023 के बाद से क्या हो रहा है, एक सेंट्रल नोडल अकाउंट के माध्यम से जो पैसा है वो रूट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें इंश्योर ये करना होता है कि 15% जो पैसा है वो डेफिनेटली शेड्यूल कास्ट एरियाज और 7.5% जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज के वेलफेयर के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। अब लोकसभा एमपीज जो होते हैं वो तो देखो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं, राहुल गांधी जी वो रायबरेली से चुनकर आए हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम रिकमेंड कर सकते हैं। राज्यसभा एमपीज तो एक स्टेट के होते हैं, तो अपनी स्टेट के अंदर यहाँ पे काम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड एमपीज भी होते हैं। अब वो तो ना किसी स्टेट से आते हैं ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, वो देश भर के अंदर कहीं पर भी काम को रिकमेंड कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, कुछ चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। अब देखो अगर हो ना, तो कुछ सर्टेन लिमिट तक जो काम है वो आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रिकमेंड किए जा सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। एंड साथ ही साथ कुछ डिजास्टर वगैरह आ जाए, वहां पर भी 1 करोड़ तक की यहाँ पे वो काम रिकमेंड कर सकते हैं। मान लो लेट से कोई एमपी है यूपी का, पर उसको लगता है नहीं नहीं केरला के अंदर कोई डिजास्टर आया है, उसके लिए वो देना चाहता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल नाउ। पहले ये नहीं था बट अब ये पॉसिबल है। तो इसका पूरा का पूरा पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो उसके लिए प्रॉपर डैशबोर्ड्स हैं, जियो टैगिंग है, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, वो सारी चीजें। अब ध्यान रखना, जो पैसा है ये केवल ड्यूरेबल एसेट्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, पब्लिक हेल्थ एसेट्स के लिए, रोड ब्रिज सिविक एमेनिटीज बनाने के लिए, स्कूल बिल्डिंग्स के लिए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब मेजर काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो काफी सारे लोग ना इसको बहुत हैवली क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 5-5 साल तक हमारा कोई एमपी पैसे का इस्तेमाल नहीं करता। जब चुनाव होते हैं, चुनावों से पहले धड़ाधड़ काम इस तरह से वो रिकमेंड करते हैं एंड फिर सब जगह हर एक जगह के ऊपर कोई रिबन कटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से मतलब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो स्कीम अच्छी है अपने आप में, पर कुछ यहाँ पे हम अपडेट्स इसके अंदर डेफ़िनिटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी भी न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि कुछ हमारे एमपीज़ ने बोला कि जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ इस्तेमाल करूँगा, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि मैंने पैसे का इस्तेमाल किया। तो वो सब एमपीज़ करते रहते हैं ये सब चीज़ें, तो उनमें हम नहीं जाएँगे। आई होप आपको ये स्कीम के बारे में आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है एम अनंत सेनम अयंगर जी के बारे में। देखो इनके बारे में थोड़ा-सा हमें पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं एंड इस बार इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर संविधान सदन के अंदर हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट्स पे करे। अब इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका जन्म जो था वो 1891 में हुआ था, आंध्र प्रदेश तिरुपति के पास में। एंड इन्होंने मद्रास से ही यहाँ पे अपनी पढ़ाई करी एंड वहीं से इन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी जो लॉ की डिग्री है वो इन्होंने प्राप्त करी। पहले इन्होंने अपने टीचर के तौर के ऊपर काम किया, फिर आगे जाके लॉयर के तौर के ऊपर इन्होंने काम किया। एंड अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें सब में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर थे, स्टीयरिंग कमेटी के भी मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। एंड इनफैक्ट ना इन ये सबसे पहले हमारे डिप्टी स्पीकर थे, फिर आगे जाके ये स्पीकर बने लोकसभा के 1956 से 62 के बीच में। ये टाइम इनका स्पीकर का टाइम था एंड इस टाइम के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस के ऊपर, एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर, कोरम हो गया, मिनिस्टर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है आपके सदन के प्रति। ये सारी जो बातें इन्होंने कही ना, अपने जो बातें कही वो सारे आज के समय हम एज अ प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर एज अ उसी को हम यहाँ पे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और स्पीकर का रोल किस तरह से इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई पक्ष विपक्ष ना देखे, स्पीकर सबको टाइम दे, सिर्फ एक तरफ मत देखे, सबको सुनने का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को चैंपियन किया एंड संस्कृत विद्यापीठ के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहे तिरुपति के अंदर जो है, एंड उसी के लिए काम करते रहे टिल हिज डेथ इन 1978।
तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं एंड पार्लियामेंटेरियन के रोल के ऊपर इनका काम बहुत शानदार था, तो वो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और भी इनका एक काम है, अभी आपको 5 मिनट बाद पता लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है डी नोटिफाइड ट्राइब्स सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर सर ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स आखिर होती क्या है। देखो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इनको ना हम लोग जो आपका मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज या विमुक्त जाति के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ये जो वर्ड है ना डी नोटिफाइड, ये कहाँ से आया सर डी नोटिफाइड? पहले ना जब ब्रिटिशर्स के टाइम था तो उस टाइम एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871। अब इसमें ना ब्रिटिशर्स ने बड़ा ही अजीब की बात करी। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कहीं ना कहीं पैदा ही क्रिमिनल होती हैं, इनके दादा परदादा सब लोग ही क्रिमिनल थे, तो इनको भी हम यहाँ पे क्रिमिनल ट्राइब्स यहाँ पे बोला करेंगे। बहुत ही खराब मतलब ये चीज थी जो ब्रिटिशर्स द्वारा करी गई। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमने ये सारे इस तरह के जो खराब कॉलोनियल लॉज थे उनको यहाँ पे हमने हटाया और ये कम्युनिटीज को हमने डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई मतलब ये जो इनके ऊपर एक तमगा लग गया था कि इनको नोटिफाई कर दिया गया था कि ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, उसको हमने यहाँ पे डी नोटिफाई किया। समझे इस बात को? इसीलिए इनका नाम है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो ओवर द टाइम आज़ादी के तो 1952 में हो गया, फिर आगे आगे जाते जाते इनमें से ज़्यादातर जो ट्राइब्स थी इनको हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। पर हालांकि अभी भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आती। इसके अलावा जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, तो नोमैड तो वर्ड ही यही होता है, कोई ऐसे इंसान जो लगातार चलते ही रहते हैं, कोई इनका परमानेंट घर नहीं होता। जैसे आपको गुज्जर देखने को मिलेंगे, गादिया लोहार्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई इनका घर नहीं है, कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे चलते रहते हैं, अपना जो भी काम है सॉल्ट ट्रेडिंग का, फॉर्चून टेलिंग का, ये सब करते रहते हैं। सेमी नोमैडिक में क्या होता है, साल भर नहीं चलते, बीच में कुछ ऐसा टाइम होता है जब वो अपने एक जगह पे आके रहने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बारिश का सीजन है तो उस सीजन में वो नहीं चलेंगे, उस समय के ऊपर वो एक जगह के पे रुक जाएंगे। बाकी बाकी पूरा जो साल भर है वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो चलते रहेंगे। जैसे आपका ढंगर्स है, आपका लंबाडस है, ये सारे आपके सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में यहाँ पे आते हैं। अब इनका कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके पास लैंड ओनरशिप नहीं होती, कहीं ना कहीं ज़मीन नहीं होती, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एजुकेशन अच्छा नहीं होता, हेल्थ केयर वेलफेयर स्कीम नहीं पहुंच पाती। और काफ़ी सारे लोगों को तो ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी का दर्जा नहीं मिला, तो इस वजह से उन तक बेनिफिट्स भी नहीं पहुंच पाते। 2001 के सेंसस के हिसाब से लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो इन पर्टिकुलर ट्राइब्स को यहाँ पे कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, नेशनल कमीशन ऑन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने बोला था कि यार अभी भी ना एक्चुअली डी नोटिफाइड ट्राइब्स को उसी नज़र से देखा जाता है कि आखिर ये तो क्रिमिनल ही है। तो इस वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं फेस होती हैं। तो काफ़ी सारी अलग अलग कमेटीज बनी हैं जिन्होंने इनको चैलेंजेस को हाईलाइट किया है। जैसे एक क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी 1947, फिर मैंने आपको बताया था अनंत सन्यम अयंगर जी के बाद दोबारा होगी, यस। तो इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत कमेटी बनी थी 1949 के अंदर, जिन्होंने बात करी थी कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रिपील किया जाए। और इन्हीं की बात के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स का यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए। फिर आगे काका कमीशन जो था, मंडल कमीशन था, उनमें इनकी बात हुई। रेनके कमीशन ने भी बात करी कि इनको एजुकेशन, हेल्थ केयर यहाँ पे सेफ चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। 2014 में दाते कमीशन ने भी यहाँ पे बोला कि हमें इनके लिए प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे हमने काम करने की कोशिश करी है। तो इन्होंने भी बात करी कि अभी भी आप नोटिस कर पाओगे कि 267 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अभी किसी के अंदर कैटेगराइज नहीं है, तो इस वजह से इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। हालांकि हमने कोशिश ज़रूर करी है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, जैसे डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। तो इनको यहाँ पे जो डी नोटिफाइड ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर उनको ऑलरेडी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से उनको हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। फिर नानाजी देशमुख हॉस्टल स्कीम है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर उनको कोई बेनिफिट अभी तक नहीं मिल पा रहा तो इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। फिर फ्री में उनको यहाँ पे कोचिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फ्री कोचिंग वगैरह उनको मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट इसके लिए एक बोर्ड भी है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये भी हमने जो बोर्ड है यहाँ पे बनाया है एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसको पहली बार जो इसके चेयरपर्सन बने थे वो भिकू राम जी अदाते, जो मैंने बोला था ना इदाते कमीशन, तो वही इसके यहाँ पे चेयरपर्सन आपको देखने को मिले थे जब पहली बार ये बना था। एंड हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। अभी पता क्या हुआ है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स अपनी मांग लेकर आ गए हैं। इन्होंने देखो पता क्या बोला है कि देखो 2027 में जो सेंसस होने जा रहा है उसमें अब तो हम कास्ट भी पूछ रहे हैं, है ना, हम कास्ट भी पूछ रहे हैं। 1931 के बाद हमने कभी कास्ट नहीं पूछी, पर इस बार हम यहाँ पे कास्ट का डेटा भी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ना ये मांग रहे हैं कि हमें अलग से एक रिकॉग्निशन हो, अलग से रिकॉग्निशन हो, हमारे नंबर्स वगैरह देखे जाएं,
पता लग पाए कितना सोशल स्टिग्मा इनको फेस करना पड़ता है, कितना मार्जिनाइजेशन फेस करना पड़ता है, ताकि उसके हिसाब से फिर स्कीम यहाँ पे हो पाए। तो इनकी डिमांड यही है कि इस बार का जो सेंसस हो ना, उसके अंदर हमारी भी यहाँ पे बात हो, क्योंकि अभी भी इनको बहुत सारी बैकवर्डनेस फेस करनी पड़ती है, अभी भी डेटा इनका रिगार्डिंग किसी को एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। तो ये सब समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं और इसीलिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। देखो ब्रिक्स का ना एक सेंटर है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। ये दरअसल में फोकस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर। ये फोकस करता है कि कैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को या इंडस्ट्रीज को अपनी मदद देनी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद करनी है, ठीक है, कैसे उनको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करनी है। तो ये जो आपका बीसीआईसी है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, ये ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है, ताकि हमारी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम यहाँ पे बढ़ पाएं। तो अलग अलग देशों के बीच में, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के बीच में पार्टनरशिप को ये इंश्योर करता है। और ये लॉन्च हुआ था 2024-25 के अंदर एट द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स में 2024-25 में इसको लॉन्च किया गया था। अब जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो भारत इसका मेंबर नहीं था, पर अब यहाँ पे भारत ने इस ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है। एंड इस वजह से क्या होगा कि भारत के लिए फायदा होगा, भारत के लिए जो मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, तो वो सब चीजें के माध्यम से भारतीय की जो कंपनीज है ना, वो भी ब्रिक्स के साथ और ज्यादा अच्छे ढंग से इंटीग्रेट हो पाएंगी और नई नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ हम यहाँ पे अच्छे से मिलकर यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, इसमें भारत की तरफ से डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, और जो यूएनआईडीओ है, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में एक एग्रीमेंट के माध्यम से भारत की पार्टिसिपेशन फाइनलाइज हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग एक्साइज खंजर। ठीक है, ये जो एक्साइज है, ये दरअसल में होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इस बात को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। 2011 में एक स्टार्ट हुई, एक साल भारत में, एक साल किर्गिस्तान में, एक साल भारत में, एक साल किर्गिस्तान में, ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस बार इसका 13वां एडिशन था, जो कि मिसामारी असम में कंडक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो इसमें भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट एंड किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड यहाँ पे देखने को मिली। एंड पिछला वाला जो था वो किर्गिस्तान में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इसमें फोकस रहा अर्बन वॉरफेयर के ऊपर, दोनों देश साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ऑपरेशन तराशी 1 के बारे में। दोस्तों अभी पता क्या हुआ, हमारी जो फोर्सेस है ना, वो दरअसल में जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल में हमें ऐसा पता है कि काफी सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जो जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद के साथ यहाँ पे उनके साथ कनेक्टेड हैं। तो उन टेररिस्ट को ढूंढना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन तराशी 1 का। तो इसमें भारतीय आर्मी का जो व्हाइट नाइट कॉप्स है, वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सारे मिलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन को रन कर रहे हैं। मेजर ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अभी एक टेररिस्ट को भी यहाँ पे मार गिराया गया है इस ऑपरेशन तराशी 1 के अंतर्गत। एंड पॉइंट पता क्या है, थोड़ा मुश्किल पता क्यों हो जाता है, क्योंकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी माउंटेन्स डीप हैं, बहुत घने घने जंगल हैं, डीप गॉर्जेस हैं, तो थोड़ा परेशानी आती है। बट हमारी फोर्सेस बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे टेररिस्ट को यहाँ पे दे रही हैं। आसपास के एरियाज में अनंतनाग हो गया, डोडा, संस्कार, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन भी हो गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर इधर उधर यहाँ पे टेररिस्ट भागने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से थोड़ा पकड़ने में मुश्किल होती है। बट हमारी फोर्सेस बिल्कुल मुस्तैदी से यहाँ पे उनको जवाब देती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स, इसका भी आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों आप सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे। ये अपने आप में क्या है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है एक तरह से, राइट। यहां पर पता क्या होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो हर एक चीज को कंट्रोल करे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक्चुअल में ना ये क्रिप्टोग्राफी के ऊपर वर्क करती है, और यहाँ पर आपके जो ब्लॉक्स हैं, आपका डेटा है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से ब्लॉक्स के फॉर्म में यहाँ पे कनेक्टेड होता है, एक चेन की तरह यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए इस डेटा के साथ छेड़खानी करना, इसको टेम्पर करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अलग अलग सेक्टर्स में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इवन इलेक्शंस तक में यहाँ पे ब्लॉकचेन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सिंगल पार्टी इसको कंट्रोल नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, इट इज अ पब्लिक लेक्चर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल, यस दैट इज अ राइट स्टेटमेंट।
सेकंड कह रहा है स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन सच दैट ऑल डेटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। नहीं, क्रिप्टो करेंसी या आपका बिटकॉइन वगैरह उसमें इस्तेमाल होता है बिल्कुल, पर क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो हेल्थ केयर के अंदर होता है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तो फाइनेंस में होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में होता है, इलेक्शन में होता है। तो ये जो ओनली वर्ड है ना, ओनली, ये ओनली वर्ड इसको यहाँ पे गलत कर रहा है, तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कि एप्लीकेशंस जो इसके ऊपर बनानी होती है वो बिना किसी की परमिशन के बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बात अपने आप में करेक्ट है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना पॉसिबल है। तो 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था AR VR के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में। देखो इधर आप पिक्चर में देखना, देखो एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, एक होता है वर्चुअल रियलिटी। होता पता क्या है, पहले इधर फोकस करो वर्चुअल रियलिटी की तरफ। वर्चुअल रियलिटी में पता क्या होगा, आपने अपने पास ये सेट लगा लिया जो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है। अब इसने पता क्या कर दिया, आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट हो गए हो, बाहर की दुनिया आपको बिल्कुल नहीं दिख रही। पूरी तरह से आप उस जो भी आप अंदर गेम देख रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, उसी के अंदर कंप्लीटली आप इमर्स हो चुके हो। इसने रियल वर्ल्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया, आप पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जा चुके हो, कोई रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने VR गेमिंग देखा होगा, ठीक है, या वर्चुअल क्लासरूम्स भी आजकल आने लग गए हैं। आप अपने हेडसेट पे ऊपर इस तरह से लगाओ, आपको पूरी तरह से क्लास दिखेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप रियल एनवायरनमेंट में हो या नहीं हो। पर ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ ना ऑगमेंटेड रियलिटी की, यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर रियल वर्ल्ड शट नहीं होता, यहाँ पर रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पोकेमॉन गो गेम खेली होगी, बहुत साल पहले बहुत पॉपुलर हुई थी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपकी रियल अपने आसपास रियल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ वर्चुअल कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं। और छोड़ो आप लोग यार, आजकल इंस्टाग्राम तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फिल्टर देखते हो, जो इंस्टाग्राम के ऊपर फिल्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपका फेस है, फेस आपका चेहरा क्या है, वो रियल एनवायरनमेंट है। उस रियल एनवायरनमेंट के ऊपर आपने कुछ अपने स्टिकर लगा दिए, ठीक है ना, वो जो स्टिकर वगैरह लगाया या इफेक्ट आपने लगाया, फिल्टर आपने जो लगाया, वो दरअसल में क्या है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। रियल के साथ वर्चुअल को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। आपने आइकिया की एड देखी होगी, उसमें बोलते हैं कि मान लो आपका ये घर है, वो कह रहा है कि अगर घर में फर्नीचर लग गया तो कैसा घर दिखेगा। तो बिल्कुल आपका आइडिया मिल जाता है उससे पूरा। उसमें क्या हुआ, आपका घर क्या है, रियल एनवायरनमेंट, उसमें फर्नीचर अगर लग गया वो वर्चुअली उसके डाला गया। तो जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड के ऊपर आपने कंप्यूटर जनरेटेड 3D कंटेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया, तो इसको बोलते हैं आपके यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी को। ठीक है ना, तो अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह से बंद हो जाता है। नहीं भाई, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपका फिजिकल वर्ल्ड होता है, उसके साथ वर्चुअल को कनेक्ट किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी के अंदर कह रहा है कि आपकी इमेजेस जो होती हैं वो आपका रियल वर्ल्ड के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती हैं। बिल्कुल गलत। एक्चुअली पता क्या हुआ, इसने स्टेटमेंट उल्टा कर दिया। वर्चुअल रियलिटी के लिए आएगा फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट, ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए आएगा कि इमेजेस जो होती हैं वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इंटरचेंज कर दिए गए हैं। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, थर्ड कह रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट हो एंड अपने एक्सपीरियंस को बेटर करे। यस, ये बात ठीक है। फोर्थ कह रहा है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड को क्लोज कर देता है, ये भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी 3 and 4 ओनली इज द राइट आंसर। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो, बताओ क्या सही है क्या गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में, तो हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। यस, दैट इज ट्रू। ठीक है, इंडिया यूएस ट्रेड डील में या इंडिया यूएस ट्रेड में भारत को ट्रेड डेफिसिट नहीं है, बल्कि भारत को तो आज के समय के ऊपर लगभग $40 बिलियन का आपको ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें नमस्ते स्कीम की, तो नमस्ते स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और साथ साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है। एंड इसको जो इंप्लीमेंट किया जाता है इट इज बाय द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।